प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 का जो विलेन चैप्टर है, जिसमें के कई लेक्चर हो चुके हैं, और अभी जो पिछला लेक्चर हुआ जिसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो solubility of solid substance into liquid solvent and solubility of gas into liquid, मतलब ठोस विलेय की जल में विलेयता, द्रव में विलेयता और किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो इस पर काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया गया। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये कक्षा 12 का जो चैप्टर है ये विलेन सॉल्यूशन चैप्टर है। ये तो इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं विलयनों के अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो अणुसंख्य ये अणुसंख्य जो शब्द है, अणुसंख्य, इससे स्पष्ट होता है कि अणुओं की संख्या, यानी कि इंग्लिश में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और चूंकि अणु भी एक कण होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कणों की संख्या। यानी कि विलेन का ऐसा गुण जो विलेय पदार्थ के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुण कहलाता है। तो ये परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। विलेन का अणुसंख्य गुण कहलाता है। विलेन का अणुसंख्य गुण कहलाता है। तो समझने की बात यह है कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलेन का
वो प्रॉपर्टी, अब इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के वे गुण which depend upon only number of particles but do not depend upon their nature is called colligative properties of solution। मतलब विलेन के वे गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? विलेन के अणुसंख्य गुण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो विलेन के अणुसंख्य गुणों के गुण 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। पहला है द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या द लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन, माने क्वथनांक का बढ़ना। तीसरा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक अवनमन। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो सबसे पहले हम द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो विलेन का जो अणुसंख्य गुण है, जो इसके प्रकार हैं, ये टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रकार का होता है। पहला है द लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। दूसरा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो अब एक एक करके हम डिटेल्स में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब जैसे वाष्प दाब, तो वाष्प आप क्या समझते हैं? वाष्प किसे कहते हैं?
बताइए, सोचिए जरा, वाष्प किसे कहते हैं? जो जल होता है तो जल वाष्प को हम भाप भी कहते हैं। अब देखिए, वाष्प यानी कि इसको इंग्लिश में वेपर कहते हैं, और वाष्पन वेपोराइजेशन, वाष्पन वेपोराइजेशन, ये क्या होता है कि जब किसी द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, को गर्म करने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह गैसीय अवस्था वाष्प कहलाती है, या इस गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। अब जैसे ये कोई भी बंद पात्र है और इसमें आप जल ले लिए कोई भी, तो ये जल या कोई द्रव ले लिए और इसको नीचे से आप गर्म कर रहे हैं, तो ये भाप में परिवर्तित होगा और यही जो गैसीय अवस्था है यही वाष्प कहलाता है। और आपको मालूम है कि गैसों में दाब होता है। आप कैसे ये सिद्ध कर सकते हैं? तो जैसे कोई गुब्बारा है, बैलून है, और उसमें हवा भरिए और कहीं छेद कर दीजिए, या जो गाड़ी के जो ये ट्यूब होते हैं, टायर में जो ट्यूब लगा रहता है, अगर साइकिल में है, गाड़ी में है, अगर उसके हवा को निकालेंगे तो बहुत तेजी से निकलता है और आवाज भी करता है। यानी कि जो गैसें होती हैं जिस बर्तन पर रखी जाती हैं उस बर्तन की दीवारों पर बहुत तेजी के, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ये स्पीड मतलब जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ये अनियमित गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो फिर दूर भागते हैं, और इस तरह से इसमें गति होती है जिनको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं, और ये बर्तन की दीवारों पे दाब उत्पन्न करते हैं। लेकिन वहीं मान लीजिए कि अगर उसी ट्यूब में बालू भर दीजिए और उसको छेद करिए, तो क्या उतना ही तेजी के साथ बालू बाहर निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो ठोस होते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं, उसके कण जो होते हैं, आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, और ये जो है लगभग इनका पोजीशन फिक्स होता है, और ये जो है ब्राउनियन गति नहीं करते हैं, और ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है जिस पे रखे जाते हैं उनकी दीवारों पर दाब भी उत्पन्न नहीं करते हैं, तो बहुत कम दाब उत्पन्न करते हैं। लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, जैसे जल है,
और उससे कम ठोस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो गैसों का ही होता है। तो अब बात यहाँ पे है वाष्प दाब। तो ये जो, और वाष्प दाब की गणना भी आप कर सकते हैं, बैरोमीटर जैसे लगा दीजिए, थर्मामीटर से तो ताप निकालते हैं, लेकिन इससे दाब भी निकाल सकते हैं कि कितना इसका दाब है, कितना मिलीमीटर दाब है, प्रेशर वो पता चल जाएगा। अब जैसे समझिए कि यहाँ पर केवल जल था और किसी ताप पर आप मान लीजिए कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये दाब इसका P0 आप कुछ निकाल लिए और इसमें आप मिला दिए किसी अवाष्पशील, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, अवाष्पशील और तथा विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने पर ये क्या बनेगा, ये विलयन बन जाएगा। तो इसमें जो विलेय के कण होंगे ये इसके ऊपर आ जाएंगे, ये विलेय के कण हैं और ये जो द्रव है, द्रव के कण हैं। अब जब ऊपर आ जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव के जो कण हैं उनको ऊपर जाने ही नहीं देगा, ये रास्ता रोक लेगा, ऊपर जो है पूरा कवर कर लेगा, जिससे कि बहुत कम द्रव ऊपर जा पाएंगे, जो बीच बीच में गैप है वहीं से जा पाएंगे और इस तरह से बहुत कम इनका वाष्प बनेगा। तो अगर उसी टेम्परेचर पर अगर मेजर किया जाए तो वाष्प दाब ये जो होगा ये P0 से कम हो जाएगा। मतलब जो शुद्ध ये आपका विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, इससे जो विलयन का वाष्प दाब है ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि विलायक के सतह पर विलेय के कण आकर के जगह घेर लेंगे, जिससे कि बहुत कम विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे और इस तरह विलयन का जो वाष्प का दाब होगा विलायक के वाष्प के दाब से कम हो जाएगा। तो ये समझने की बात ये है, ये आप लिख लिए सब लोग, जैसे वाष्पन वेपोराइजेशन, कि जब किसी द्रव लिक्विड को गर्म करने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो यह गैसीय अवस्था वाष्प कहलाती है तथा इस प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। अब जो गैस के अणु हैं, गैस के अणु ब्राउनी गति, अनियमित गति के कारण आपस में टकराते हैं, जिससे बर्तन के दीवारों पर दाब उत्पन्न करते हैं
ये जो वाष्प है, गैस के अणु ब्राउनियन गति, अनियमित गति के कारण आपस में टकराते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। अब माना कि किसी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 है तथा इसमें अवाष्पशील जिनको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घटकर PS हो जाता है, क्योंकि विलेय के अणु विलायक के सतह पर जमा हो जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि वाष्प यानी कि गैस के अणु ब्राउनियन गति, अनियमित गति के कारण आपस में टकराते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। और मान लिया कि विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 है तथा इसमें अवाष्पशील जो नॉन वोलेटाइल है तथा विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घटकर PS हो जाता है, क्योंकि विलेय के अणु विलायक की सतह पर जमा हो जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो उनका जो वाष्प दाब है वो घट करके PS हो जाता है। तो कितना घटा, यही वाष्प दाब अवनमन है। वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो कितना घटा, तो शुरू में P0 था, घट के PS हो गया, तो P0 माइनस PS, तो P0 माइनस PS हो गया। और अगर आप आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकालेंगे तो ये P0 माइनस PS ये तो कमी है, और टोटल कितने में कमी है, तो P0 में, तो इनको ये कर देंगे तो ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये है कि जैसे मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 है,
और जब उसमें कोई ऐसा चीज़ मिला दिए जैसे चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है, जो वेपर में चेंज नहीं होता है, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, अगर ऐसे पदार्थ को आप मिला दिए तो फिर क्या होता है? ऐसे पदार्थ को मिलाने पर ये पदार्थ जो विलेय पदार्थ हैं, विलायक, ये जैसे इसमें मिला दिए तो ये विलायक के ऊपर सतह पर आकर के जमा हो जाता है, जिससे नीचे से जो द्रव के, जो जल के कण हैं, ये ऊपर वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं और इनका वाष्प दाब जो होता है ये कम हो जाता है। यानी कि P0 ज़्यादा होगा अब PS कम होगा, तो PS ये जो होगा लेस देन P0, और ये कमी कितनी हुई तो ये P0 माइनस PS, और कितने में हुई तो P0, तो ये डिवाइड कर देंगे P0 से तो द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मिलेगा। और एक राउल्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि ये जो ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, ये विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ये राउल्ट ने प्रूव किया था। तो आइए हम समझते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम ये है कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब PS विलायक के वाष्प दाब P0 से कम हो जाता है। इस स्थिति में आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये जो वाष्प दाब अवनमन है, तो ये विलायक का जो वाष्प दाब है ये P0 है, विलयन का वाष्प दाब PS है, वाष्प दाब में कमी ये P0 माइनस PS है, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है। तो इस तरह से ये राउल्ट के नियमानुसार ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी है, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक सूत्र भी बन गया। ये एक्स सॉल्यूट क्या है? तो विलेय का मोल प्रभाज है। विलेय का मोल प्रभाज है। अब इस फॉर्मूला से हम एक दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं। जैसे P नॉट ए बी है, P नॉट ए बी है, तो अगर हम डिवाइड कर दिए इसे, भाग दे दिए, तो ये कट के 1 हो जाएगा। 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब माइनस वाले को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसके जगह पे ये विलायक का मोल प्रभाज। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। ये पहला फॉर्मूला था, ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। जैसे मालूम है कि दोनों जो घटक हैं उनके मोल फ्रैक्शन, जो मोल प्रभाज, जैसे सॉल्यूट का मोल प्रभाज और सॉल्वेंट का मोल प्रभाज, इन दोनों का योगफल 1 होता है। ये अभी पिछले लेक्चर में इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला 1 है, इससे 2 बन गया, और इसी से एक फॉर्मूला 3 बनाएंगे। तो मोल प्रभाज का जो फार्मूला हो, जैसे विलेय का अगर मोल प्रभाज है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल्स अपान सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ये मोल्स हो जाता है। और जब N2 बहुत कम होता है N1 से, N2 का मान N1 से बहुत कम होता है, N2 का मान N1 से बहुत कम होता है, बहुत कम, तो ये हो जाएगा आपका P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, N2 के जगह पे W2 अपॉन M2 रख देंगे, और N1 W1 अपॉन N1, तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो ये आप तब लगाएंगे जो तीसरे नंबर का सूत्र है, जब ये विलेय के जो मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम रहेगी। तो इस तरह से ये राउल्ट का जो नियम है, तो राउल्ट के नियम पर ये आधारित आप कुछ सूत्र देख रहे हैं। अब इसी पर जो आधारित है एक और सूत्र हम स्थापित करेंगे। जैसे ये है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और N2 अपॉन ये N1 प्लस N2 एम्प्लाइज दैट P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट N2 अपॉन N1, ये कब हो जाएगा?
जब N1 प्लस N2 ये इक्विवेलेंट टू N1 माने N2 बहुत कम होगा तो ये होगा। अब ये जो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है तो ये N1 के जगह पे ये W1 अपॉन M1 रख देंगे और ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट N2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ये ग्राम रहेगा और 1000 से अगर ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी करना होगा, तो ये मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे W1 ये क्या हो जाएगा मोललता MM1 अपॉन ये 1000 हो जाएगा। यानी कि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक सूत्र बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और M1 अपॉन 1000 और ये M क्या है तो M मोललता है, मोललता। तो अगर विलयन का मोललता दिया हुआ है तो विलायक का अणुभार से गुणा करके 1000 से भाग दे देंगे, तब भी ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से एक सूत्र ये हो गया। इसमें जो आप सूत्र है उन सूत्रों को अपने दिमाग में बैठाना होगा और ये न्यूमेरिकल जो इस पे आंकिक प्रश्न आएंगे तो सूत्र याद जब रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो पहला सूत्र तो परिभाषा से ही निकला था कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसी से हम बनाए थे कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे अगर विलायक का जो वाष्प दाब है उसमें विलायक के मोल प्रभाज से गुणा कर देंगे तो विलयन का ये वाष्प दाब निकल जाएगा। और तीसरा जो हम डिराइव किए थे ये इसके जगह पर हम रख दिए थे N2 अपॉन N1 प्लस N2। और जो चौथा था वो N2 अपॉन N1 ये कब था जब N1 प्लस N2 ये N1 के इक्विवेलेंट होगा, यानी N2 बहुत कम होगा। जब N2 बहुत कम होगा। और इसी पर जो पांचवा फार्मूला बना था ये MM1 अपॉन 1000। तो 5 ये सूत्र है और जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उन सूत्रों का जो प्रयोग है उसी हिसाब से करेंगे। तो समझने की बात ये है कि यहाँ पर अब P नॉट विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है तो विलयन का वाष्प दाब है, X सॉल्यूट क्या है तो विलेय का मोल प्रभाज है, X सॉल्वेंट क्या है तो ये विलायक का मोल प्रभाज है। और दोनों का जो योगफल होता है 1 होता है विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का। N2 क्या है तो N2 विलेय के मोलों की संख्या है और N1 विलायक के मोलों की संख्या है और ये जो M है ये स्मॉल m ये मोललता है। तो आपको ये जो M स्मॉल m है ये मोललता है और ये जो M1 है ये विलायक का अणुभार है। तो अगले लेक्चर में हम
इस राउल्ट्स लॉ पर, इस नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये YouTube के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पे माई स्कूल ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। उसमें एक चैप्टर के कम से कम 12-15 आपको लेक्चर मिल जाएंगे और बिल्कुल A to Z, मैंने कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया है और पूरी थ्योरी, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हर टॉपिक पे आपको अभ्यास के लिए उदाहरण के प्रश्न कराए गए हैं और उस ऐप पे खासियत ये है कि हर लेक्चर के 10-10 प्रश्न दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा। आपको अन्यत्र कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी संस्थान में कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरा पूरा चैलेंज है कि बोर्ड में 90+ के साथ साथ आप इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल, एक आंकिक प्रश्नों को समझते हैं। तो आंकिक प्रश्नों में जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें जैसे अगर किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्य अगर पदार्थ को अगर किसी विलायक में मिलाया जाता है और अगर मान लीजिए वाष्पदाब अवनमन दे दिया हो या अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन दे दिया हो तो उनका मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। अगर मूल प्रभाज दिया हुआ है तो वह अपेक्षिक वाष्प, माने जैसे P0 माइनस PS/P0 है तो इसमें दो चीज हो गया और मोलों की संख्या विलेय और विलायक का दो चीज हो गया तो 4 हो गए। अब इसमें कोई भी 3 की वैल्यू दी गई होगी तो आप चौथा निकाल लेंगे। तो इसी पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आंकिक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है, उसको देखने के लिए आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।